नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायतों की पड़ताल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। देहरादून के जाखंड निवासी विवेक मदान ने राजपुर रोड पर विद्युत लाइन अंडरग्राउंड किए जाने के कारण फुटपाथ को हुए नुकसान की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी। वहीं मदान ने शिकायत में उल्लेख किया था कि जाखंड में पहले सड़क किनारे फुटपाथ बनाया गया, बाद में यूपीसीएल ने इस फुटपाथ को खोदकर अंडरग्राउंड लाइन बिछा डाली, लेकिन इस दौरान मिट्टी का भरान ठीक से नहीं किया गया, जिस कारण फुटपाथ की टाइल्स बैठ गए हैं। इससे फुटपाथ का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने वृद्ध समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारियों सहित विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभाग की ओर से संचालित वर्तमान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना। वहीं मंत्री खजान दास ने अधिकारियों से अब तक पूर्ण हो चुकी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं उन्हें समय सीमा के भीतर शीघ्र पूरा किया जाए। समाज कल्याण की बैठक आज सभी अधिकारियों को, जहां जिला समाज अधिकारी से लेकर के तमाम अधिकारी इस बैठक में रहे और पूरी जानकारी के तहत आज सभी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त हुई और कितनी हमारी योजनाएं संचालित हो रही है और कितनी योजनाओं को हम मूर्त रूप दे चुके हैं, धरातल में कितनी बनके तैयार हो गई है। जैसा एक हमारा ढांचा है उसी के तहत आज ये बैठक ली गई है और ये भी कहा गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ नया होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, उसी के निमित्त दिशा निर्देश दिए गए और जो योजनाएं अभी चालू है उसको शीघ्र पूरी करें और जो योजनाएं शुरू करने के लिए अभी शुरू नहीं की गई उसको शुरू किया जाए, ये दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के लिए खास पहाड़ी व्यंजनों की पार्टी आयोजित की, जिसमें पारंपरिक स्वाद और स्थानीय उत्पादों की झलक देखने को मिली। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ककड़ी, तरबूज और खरबूज जैसे फल अब बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर उगाए जा रहे हैं और उनका स्वाद बेहद खास होता है। उन्होंने खास तौर पर देहरादून और उसके आसपास के इलाकों की मिट्टी और जलवायु की खासियत का जिक्र किया, जो इन फलों को अलग स्वाद देती है। ककड़ी, तरबूज, खरबूज सब उसका स्वाद चखते हैं, मगर हमारे घर गांव में पैदा हो रहा है, यही मोहनराव में पैदा हो रहा है, जो है बहुत बड़े पैमाने पे पैदा हो रहा है। ये छुटमलपुर के आसपास देहरादून और जो दून का, इनकी जो खासियत है उस खासियत के साथ ये पैदा होता है। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है और इस स्वाद के साथ मैंने पहाड़ के नींबू के स्टार्टर के तौर पर उसका जूस भी आपको मिलेगा। दिल के लिए जो बहुत अच्छा होता है वो गुलाश का जूस भी आपको मिलेगा। आप सबको जो है पुराला के चावल का भात और मडवे की रोटी और साथ साथ जो है चुड़कानी, भटवानी कुछ दिनों के। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चर्चा के बीच उत्तराखंड की सियासत में भी हलचल देखने को मिली, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पत्रकारों को भोज के लिए आमंत्रित किया गया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षा ने
चुटकी लेते हुए हरीश रावत का धन्यवाद किया और कहा कि महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक दिन पर यह भोज एक खुशी का प्रतीक है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में हल्की नोक-झोंक भी देखने को मिली, जहां इस आयोजन को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। मुझे लगता है मैं माननीय हरीश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ सभी महिलाओं की ओर से कि आज वो जश्न मना रहे हैं कि कैसे 33% आरक्षण बहनों को मिल रहा है। तो बड़े होने के नाते वो सबको भोज करा रहे हैं, हमारी खुशी में शामिल हो रहे हैं। मैं तो सबकी तरफ से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उत्तरकाशी में पूर्व सीएम हरीश रावत 2 दिवसीय भ्रमण पर रहे और इस दौरान उन्होंने धराली आपदा पीड़ितों से मुलाकात भी की, जिसके बाद उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि अभी तक आपदा पीड़ितों को उनके नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने हरीश रावत के बयान पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। माननीय हरीश रावत जी उन क्षेत्रों में गए हैं जहां पर आपदा आई थी। बहुत अच्छी बात है क्योंकि विपक्ष का कर्तव्य भी बनता है, लेकिन ज्यादातर वो अपने उन लोगों से मिले हैं जो उनकी पार्टी से रिलेटेड लोग थे, वो जनमानस से नहीं मिले हैं। और सभी को सरकार ने ये कोशिश करी है कि जो आपदा ग्रस्त क्षेत्र है या जो हमारे वहां लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कर सके, उनको मुआवजा दे सके, आर्थिक मदद उनको कर सके। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को तो केवल अपनी विपक्ष की भूमिका निभानी है और सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश करनी है जो जनता जिससे भ्रमित हो। तो लगातार कांग्रेस के इस तरह के जो नैरेटिव है उसको जनता नकारने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि हमने जब हमारी आपदा आई हमने उनकी हर तरीके से जो सरकार की तरफ से बनता है उनको मुआवजा देने का काम भी किया और सरकार लगातार हमारे जो जिलाधिकारी है या जो हमारे कर्मचारी है उन लोगों के साथ बने हुए हैं। अगर इस तरह की कोई बात है तो जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पे ना आकर के वो अगर मुख्यमंत्री जी को आकर के बताते या उनको कहते कि वहां पर उन लोगों के साथ ये दिक्कत या परेशानी है तो उनकी समस्या का समाधान होता है। लेकिन कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है सोशल मीडिया पे या मीडिया के सामने, तो इसीलिए वो इस तरह के शीगुफे उड़ा करके लोगों को भ्रमित करते। नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल को संसद में पेश किया गया, तो वहीं इस बिल को लेकर महिलाओं में खुशी की लहर है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में लाने का संकल्प है। यह निर्णय भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मोड़ है जो महिलाओं की निर्णायक भूमिका में लाएगा। देखिए, इतिहास तो लिखा ही जा रहा है और हम आभार भी व्यक्त करते हैं अपने माननीय मोदी जी का। और खुशी की आप सीमा आप तय ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी इस नाम को सुन रहे हैं शक्तिवंदन तो स्वयं ही हमारे मुंह पे एक मुस्कुराहट आ रही है और ये सोच रहे हैं कि इतने समय बाद वो हक जो हम मांग रहे थे वो हमें मिला, अधिकार जो हम चाह रहे थे वो हमें मिला है और हम राजनीतिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीति में जो स्थान एक महिला को मिलना चाहिए था और जो अभी तक नहीं था वो मिल रहा है। और पॉलिसी मेकिंग की हम जो बात करें, हम कह रहे हैं विमेन डेवलपमेंट की नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात जो विजन हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो वो विमेन लेड डेवलपमेंट में हमारी भागीदारी हो रही है। तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं है कि उन्होंने हमको वो हमेशा कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो मेरे लिए हमेशा एक रोल मॉडल रही हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उत्तराखंड में विधानसभा में 2027 के चुनाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने नशे और अवैध शराब के खिलाफ एक अनोखा मोर्चा खोल दिया है। हल्द्वानी में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वे अब राजनीति को नशा मुक्त करने के लिए आध्यात्मिक रास्ते पर चलेंगे। हरीश पनेरू ने कहा कि भीमताल विधानसभा में नशे और अवैध शराब का कारोबार चरम पर है। चुनावी दौर में प्रत्याशी जनता को शराब पिलाकर वोट हासिल करते हैं, जिससे न केवल चुनाव की मर्यादा भंग होती है बल्कि सैकड़ों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस कुप्रथा को रोकने के लिए पनेरू अब घर घर जाकर जनता को श्रीमद् भगवत गीता, गंगा जल और हनुमान चालीसा भेंट करेंगे। लोगों को गंगा जल और गीता हाथ में लेकर ये शपथ दिलाई जाएगी कि वे शराब के बदले अपना वोट नहीं बेचेंगे।
देखिए 2027 का चुनाव नज़दीक है। लगातार पहाड़ में नशाखोरी बढ़ रही है। समाज में नशे की प्रवृत्ति के कारण आए दिन अपराध हो रहे हैं। तो इस नशे को रोकने के लिए 2027 में जो लोग शराब के बल पर, पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, हम जनता के बीच में जाकर घर घर गंगा जल पहुंचाएंगे, गीता का ज्ञान पहुंचाएंगे, हनुमान जी की शक्ति पहुंचाएंगे, ताकि हमारी माँ बहनों का सुहाग भी सुरक्षित रहे और एक अच्छे समाज का निर्माण भी होगा। इसको लेकर हम पूरी भीमताल विधानसभा में मैं घर घर जाऊंगा और गंगा जल की और गीता का ज्ञान और हनुमान जी की शक्ति से उनको संकल्प दिलवाएंगे कि 2027 में भीमताल में ऐसा राजा बनना चाहिए जो इनके खिलाफ हो, है कि शराबबंदी पे काम करे, बेरोजगारी पे काम करे, अन्याय अत्याचार पे को खत्म करने के लिए काम करे। इन सब मुद्दों को लेकर हमारा संकल्प है कि गंगा का जल, गीता का ज्ञान और हनुमान जी की शक्ति और महिला का सुहाग, इसको सुरक्षित रखना ही हमारा संकल्प है। जो पहाड़ की हमारी महिला जिसका सुहाग खतरे में है शराब के कारण, उसके सुहाग को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक भाई के रूप में हम भीमताल विधानसभा के घर घर इस संकल्प को पहुंचाएंगे और रामराज की स्थापना के लिए बाबा जी का संन्यास और ये देवभूमि है और देवभूमि से संतों का आशीर्वाद लेकर इस संतों के अनुरूप हम इस राज्य को बनाने पर काम करें। देहरादून में नर्सिंग भर्ती को लेकर अभ्यर्थी पिछले 133 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब अभ्यर्थियों ने 19 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार के सामने रखी गई मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उनमें नाराजगी है। अभ्यर्थी नर्सिंग भर्ती को पहले की तरह वार्षिक आधार पर कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के अस्पतालों में कम से कम 2000 पदों पर भर्ती की भी मांग उठाई जा रही है। दरअसल नर्सिंग एकता मंच को अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करते हुए 133 दिन हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ आश्वासनों की जो पुड़िया है सरकार के द्वारा वही बांटी जा रही है और इसमें कोई भी लिखित रूप में अभी तक कार्य नहीं हुआ है। तमाम जो हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री जी बने उनसे भी हमारी मुलाकात का दौर जारी रहा है। साथ ही साथ हमारे नए सचिव जो सचिन कुर्वे सर जो इन्होंने पदभार संभाला उनसे भी हमारी मुलाकातों का दौर जारी रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया कि आपके विषय में सोचा जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, लेकिन धरातल में अगर देखा जाए तो हालत जस की तस बनी हुई है। और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए नर्सिंग एकता मंच के तमाम अधिकारियों के द्वारा और तमाम जिलों के लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आने वाली आगामी 19 तारीख से आमरण अनशन किया जाएगा, क्योंकि सरकार को शायद तभी कहीं ना कहीं इनकी सुध-बुध लेनी होगी जब इनके द्वारा कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कुछ राज्य में करने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं। ठीक है। हरिद्वार में पुलिस ने लावारिस शव हत्याकांड का महज 48 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामला राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र का है, जहां 14 अप्रैल को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। वहीं जांच में सामने आया कि शराब और गांजे के नशे में आरोपियों ने पैसे के लालच में व्यक्ति को सुनसान जगह ले जाकर पत्थर से वार कर हत्या करते। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने डिजिटल सर्विलांस के जरिए दोनों आरोपियों को दबोचा। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस पहचान के प्रयास में जुटी है। वहीं आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार में कोतवाली नगर क्षेत्र में जो हमारी सप्तऋषि चौकी है, वहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क में 14 तारीख को एक साधु हैं, उनकी डेड बॉडी मिली थी और जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उस वक्त जब डेड बॉडी मिली थी तो ये पंचायत में भी आया कि उनकी हेड इंजरी थी, सिर में चोट थी। तो इस सिर में चोट थी तो प्रथम दृष्टया माना गया कि इसमें कोई क्राइम हुआ है और किसी ने इनके सिर पर चोट कारित करके इनकी हत्या करी है। तो इस संबंध में टीमें गठित की गई और चूंकि कोई लीड नहीं थी, उनकी भी पहचान नहीं हो पाई काफ़ी समय तक और मोटिव और मारने वाले का पता नहीं था, तो एक तरीके से ब्लाइंड था केस ये। तो काफ़ी सारे इसमें 70 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे देखे गए और उसमें फिर 2 सस्पेक्ट उसमें ये दिखे कि जब ये साधु जंगल की तरफ जा रहे हैं तो पीछे पीछे 2 लड़के गए हैं। बाद में फिर 17 तारीख को उससे मिलते जुलते हुए के 2 लड़के सुखी नदी ब्रिज के ऊपर ब्रिज के नीचे बैठे हुए थे। तो जब उनसे पूछताछ की गई था। पर्यटन नगरी मसूरी को और अधिक सुंदर, व्यवस्थित और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इस क्रम में एसडीएम राहुल आनंद की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय में शहर के विभिन्न अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई,
जिसमें स्कूल से सड़क तक हरियाली का खाका तैयार किया गया। वहीं बैठक में एसडीएम राहुल आनंद ने स्कूल प्रबंधन से अपील की कि जिस तरह वे अपने स्कूल परिसर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा रखते हैं, उसी तर्ज पर स्कूल के बाहर की सड़कों, दीवारों और आसपास के क्षेत्रों को भी आकर्षक बनाया जाए। बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं और ये कैंपसेस बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े कैंपसेस हैं। क्यों ना इनको इन्वॉल्व करके मसूरी की पूरी जो एक टोपोग्राफी है इसको खूबसूरत बनाया जाए। अगर आप देखें तो मसूरी के एक कोने से शुरू हो जाएं, जड़ी पानी से लेकर वुडस्टॉक स्कूल तक, ओ ग्रुप से लेकर वुडस्टॉक स्कूल तक, और सेंट जॉर्जेस, वाइम्बर्ग आइलैंड, गुरु नानक स्कूल, माना भारती, मसूरी इंटरनेशनल, वेवली कॉन्वेंट, हैम्पटन कोर्ट, सेंट क्लेयर्स। अगर हम इन सारे स्कूलों को देख लें तो पूरे शहर में फैले हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास काफ़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स भी हैं और ये अपने अपने स्तर पे अपने कैंपसेस को सुंदर रखते हैं, बहुत अच्छे सुंदर देखने लायक कैंपसेस हैं। तो हमने रिक्वेस्ट इन सब स्कूल से ये करी है कि थोड़ा अपने कैंपसेस से थोड़ा बाहर निकल के 50-50, 100-100 मीटर निकल के थोड़े से पेड़, थोड़े से ऐसे पौधे जिनमें फूल निकलें, अगर वो लगाएं तो एक मसूरी की पूरी क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे मसूरी के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हमारे यहाँ के सारे रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, तो हम चाहते हैं कि स्कूल्स थोड़ी अभी वो अपने कैंपसेस को बहुत अच्छे से मेंटेन करें। हम चाहते हैं कि वो थोड़ा आगे बढ़ें, एक स्टेप बढ़ाएं और जो स्कूल के आसपास की पब्लिक एरियाज है, जो रोड किनारे की है, उस एरियाज को ब्यूटीफाई करें, अपने बाउंड्रीज को ब्यूटीफाई करें प्लांटेशन से, म्यूरल से, आर्टिफैक्ट से, जिससे कि मतलब स्कूल्स को भी फायदा हो, उनके लिए भी एक बढ़िया लोगों के सामने की छवि जाएगी और पूरी मसूरी की एक बहुत अच्छी छवि जाएगी। ये सजेशन हमारे मसूरी के लोगों द्वारा ही दिया गया है, तो हम बस उसी में चाहते हैं कि स्कूल से भी हमने ओपिनियंस सीख किया और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सब कुछ सही रहता है तो 5 जून जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, उस दिन हम चाहेंगे कि इस प्लान का किक ऑफ करें ताकि पूरी मसूरी का एक सौंदर्यीकरण भी हो सके और स्कूलों को भी एक अच्छा विजुअल। छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए जनता टीवी।